मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज जो हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हम डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखेंगे। कल जो हम लोगों ने सीखा वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर एंड इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोगों ने निकाला। चलिए आज के कंसेप्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ जो कंसेप्ट आता है हमारा वो आता है टॉर्क। तो यानी कि हम लोगों ने टॉर्क निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, टॉर्क कैसे बनता है और कैसे कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रोटेट करेगा, इस बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो आप लोगों को एक जगह बताया गया था कि जब हर एक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी रहे और उनके बीच में जो गैप है वो भी एक जैसा हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने नाम दिया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का वो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हर एक फील्ड लाइन जो है वो एक जैसी डायरेक्शन के साथ रहेगी और जो सेपरेशन बिटवीन एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेम। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक डाइपोल को लेते हैं और वो डाइपोल क्या करता है, एंगल थीटा बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए हम लोगों के पास जो ए बी है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और जैसे कि आप लोगों को कल बताया गया था कि ए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज, और बी पॉइंट पे हम कौन से चार्ज को कंसीडर करेंगे, प्लस क्यू चार्ज को। तो आपने क्या किया, ए बी इज ए डाइपोल, ए बी यहां एक डाइपोल है विच मेक्स एंगल थीटा with the direction of uniform electric field। तो हमने ये माना कि जो डाइपोल है वो थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कैसे रोटेटेड है, क्लॉकवाइज रोटेटेड है। तो डाइपोल ने ऐसे क्या किया है, एंगल थीटा बनाया है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं जो प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज वो किसकी प्रेजेंस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोगों को बताया गया था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो रिलेशन होती है, हम लोगों को पता है कि F हम लोगों के पास किसके बराबर होता है, Q इनटू में E वेक्टर के इक्वल होता है। और यहाँ जो E है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q क्या है, जो चार्ज उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंस में है, और F क्या रहेगा, उस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर फोर्स रहेगा। तो हम देखते हैं अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो यहाँ फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव फोर्स, और जो कि किसकी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे जो फोर्स है कौन से चार्ज पे, प्लस क्यू चार्ज पे, मैंने उसको F पॉजिटिव से लिखा और ये आ जाएगा हम लोगों के पास प्लस क्यू इनटू में E वेक्टर। तो यानी कि जो ये वाला फोर्स है ये इस डायरेक्शन में हम लोग दिखा देंगे, ये हम F पॉजिटिव को लेते हैं, और ये किसकी डायरेक्शन में गया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करूं माइनस क्यू चार्ज के ऊपर, तो यहां हम माइनस क्यू लिखेंगे और जो माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहेगा। तो हम बात करते हैं F नेगेटिव की, यानी कि फोर्स ऑन द माइनस क्यू चार्ज, ये हो जाएगा माइनस क्यू इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड,
और माइनस का साइन हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि माइनस के चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो अपोजिट है टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोगों के पास आ जाता है F नेगेटिव, और इसको हम लिखेंगे इफ अपोजिट टू ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हुआ। अगर मैं अब इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स की बात करूं तो यहाँ इस डाइपोल पे टोटल फोर्स देखना हम लोगों ने, तो हम अगली लाइन में लिखेंगे द टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल इज, टोटल फोर्स डाइपोल के ऊपर कितना हो जाएगा ये F वेक्टर इज इक्वल टू F पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, और आप क्या करते हो F पॉजिटिव की वैल्यू को लिखोगे और F नेगेटिव की वैल्यू को लिखते हो, तो यहाँ ये रिजल्ट आएगा हम लोगों के पास प्लस क्यू इंटू में ई वेक्टर माइनस क्यू इंटू में ई वेक्टर और विच इज इक्वल टू 0। तो इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना है यहाँ पर 0। अब इस नेट फोर्स 0 है तो ये कैसी कंडीशन आ जाती है जब दो फोर्स किसके साथ है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के साथ। जैसे एक का तो लाइन ऑफ एक्शन मैं ये वाला बोलता हूं, जिस डायरेक्शन के साथ, जिस डिस्टेंस के साथ फोर्सेस एक्ट करते हैं उस डिस्टेंस को आप, उस डायरेक्शन को क्या नाम देते हो, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये F पॉजिटिव का लाइन ऑफ एक्शन है और ये किसका लाइन ऑफ एक्शन है, F नेगेटिव का लाइन ऑफ एक्शन है। तो दैट मींस दीज टू फोर्सेस आर विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस। ये किसके साथ है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस के साथ है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को 11th क्लास में बताया गया था कि जब दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन के साथ रहें और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या बनेगा, टॉर्क बनता है। तो अब यहाँ क्या बनता है, टॉर्क बनता है, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप लोगों के पास, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मान लीजिए आप लोगों के पास BC क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो आप लिखोगे एज द फोर्सेस हैविंग different line of action and are with perpendicular distance BC। और देखिए BC को हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ये हमारे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और AC हम लोगों के पास क्या होगा इसके अंदर बेस। और आप लोगों को बताया कि जो AB है वो क्या हम लोगों के पास डाइपोल की लेंथ, और डाइपोल की लेंथ आप लोगों को बताई गई थी किससे लिखते हैं हम लोग, 2D से लिखते हैं। तो AB इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज इक्वल टू 2D। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, 2D है। निकालना किसको है, परपेंडिकुलर को। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसका यूज करते हैं हम, साइन थीटा का। और हम लोगों के पास जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और यहाँ से BC निकालना है यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, तो BC हम लोगों के पास आ जाता है AC साइन थीटा के इक्वल, यानी कि सॉरी AB, ये AB आपका यहाँ हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाय AB, BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा और AB इज इक्वल टू 2D। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ BC की वैल्यू को कितना, 2D साइन थीटा। और टॉर्क कैसे काम करता है उसके बारे में बात करनी हम लोगों ने। टॉर्क यहाँ काम करेगा कि हम इनमें से किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो आप लिखोगे नाउ टॉर्क ऑन द डाइपोल इज
किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों के पास कितना आएगा, क्यू इंटू ई आएगा, और इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ, BC के साथ, यानी कि 2D साइन थीटा के साथ। मैंने क्या बोला कि हमारे पास टॉर्क जो रहेगा, इनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि F पॉजिटिव या F नेगेटिव का मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, और वो मैग्नीट्यूड हम लोगों के पास क्या इंटू में ई रहेगा, और उसकी प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सेस के बीच में क्या है, BC, जो कि 2D sin थीटा के इक्वल है। और अब आप लोगों को पता है क्यों की प्रोडक्ट 2D के साथ, क्यों की प्रोडक्ट किसके साथ, 2D के साथ, ये किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट हम लोगों के पास यहाँ से आ जाता है कितना, PE sin थीटा। तो इस रिजल्ट को हम PE sin थीटा लिख देंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ कि टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आपका डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी कि -q से +q की तरफ, जो कि रोटेटेड है किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्लॉकवाइज। तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन बताता है, वहां टॉर्क की डायरेक्शन बताता है। तो टॉर्क यहाँ कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और कहाँ लगेगा, एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और कहाँ लगता हो, सेंटर ऑफ द डाइपोल। सर्कल के अंदर जो क्रॉस होता है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड के लिए लिया जाता है। तो यानी कि आपका डाइपोल मोमेंट -q से +q की तरफ, यानी कि इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो ऐसी कंडीशन में जो डाइपोल हो इस तरीके से रोटेटेड है, और टॉर्क यहाँ डाइपोल के सेंटर पे परपेंडिकुलर इनवर्ड रहेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि जो साइन एंगल होता है तो उस टाइम पे हम कौन सी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो ये टॉर्क वेक्टर आ जाता है हमारे पास P क्रॉस E वेक्टर, और इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, और कैसा है ये, परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो ये कंसेप्ट हम लोगों का डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। अब हम इसके स्पेशल केस की बात करते हैं। व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ द टॉर्क। तो देखिए हम बात करें, अगर हमारे पास थीटा कितना है, 0 डिग्री, और साइन 0 हमारे पास कितना होता है, 0। तो ऐसी कंडीशन में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ऐसे ही थीटा अगर हम लोगों के पास कितना है, 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री भी हम लोगों के पास कितना होता है, 0। तो ऐसी कंडीशन में भी टॉर्क कितना रहेगा, 0 रहेगा। फिर हम लोग बात करें थीटा, अगर हम लोगों के पास कितना है, 90 डिग्री, और हम लोग बोलते हैं साइन 90 डिग्री हम लोगों के पास होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में टॉर्क हम लोगों के पास हो जाएगा P इंटू E, यानी कि मैक्सिमम। तो देखिए डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क है वो मैक्सिमम एक कंडीशन में होता है जब डाइपोल कैसे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, अगर डाइपोल मोमेंट की है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि यहाँ जो टॉर्क है वो क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। तो देखिए ये था आपका कंसेप्ट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से कंसेप्ट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हम लोग यहाँ इनिशियली कंसीडर करते हैं कि जो डाइपोल है वो एंगल थीटा बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एंगल थीटा बनाती है
विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर इस डाइपोल के ऊपर क्या बनता है, टॉर्क बनता है, इस डाइपोल के सेंटर पे क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। तो हम लिखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके बराबर है हमारे पास, पी ई साइन थीटा के बराबर। किसके इक्वल होगा ये, पी ई साइन थीटा के इक्वल रहेगा। अब हम कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये डायरेक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इनिशियली जो डाइपोल था वो थीटा 1 एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपने कुछ समय बाद देखा कि जो डाइपोल है वो थीटा 2 एंगल बनाए, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कितना एंगल बनाता है यहाँ, मान लीजिए डाइपोल ने थीटा 2 एंगल बनाया विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोगों को पता है कि ऐसी कंडीशन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया गया था, यानी कि एंगल्स का डिफरेंस थीटा 2 से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थीटा 1 को। तो ये हम लोगों के पास किसका रिजल्ट आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि डी थीटा का। और यहाँ जो डी थीटा होगा हम लोगों के पास वो किसके बराबर रहेगा, थीटा 2 माइनस में थीटा 1 के बराबर। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों के पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए रोटेशन के टाइम पे वर्क डन कौन सा होता है, रोटेशनल वर्क डन। और रोटेशनल वर्क डन के अंदर जो वर्क डन होता है हम लोगों के पास वो टॉर्क की प्रोडक्ट होता है, किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हम यहां लिखेंगे वर्क ऑन डाइपोल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। और ये जो वर्क डन है हम लोगों के पास वो हमने लिखा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू में डी थीटा। टो की वैल्यू लिखोगे आप कितनी, हम लोगों के पास ये पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हम लोगों के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है। और ये वर्क डन आपका रोटेशनल वर्क डन है। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं फिर हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्क डन है ये कौन सी एनर्जी की फॉर्म में जाएगा, काइनेटिक की फॉर्म में जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। तो देखिए आपको अभी पता लगा था कि जो टोटल फोर्स था डाइपोल के ऊपर वो कितना था, 0। और जब फोर्स 0 है तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार m में किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, यानी कि a किसके इक्वल है, वहां 0 के इक्वल। इसका मीनिंग v या तो 0 है या v क्या है वहां, ऐसी कंडीशन के अंदर कांस्टेंट है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है आपके पास। और न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी वर्क डन होगा तो वो हमेशा कौन सी एनर्जी की फॉर्म में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कहलाएगी। हम इसको नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा से सुनिए, यहाँ टोटल फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या 0 है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये। और न्यूटन फर्स्ट लॉ की प्रेजेंस में अगर वर्क डन होता है तो वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इस कारण यहाँ जो ये वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ किसके बारे में, टोटल वर्क डन के बारे में। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ टोटल वर्क डन ऑन द डाइपोल इज, तो हमारे पास W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, इनिशियल लिमिट हमारे पास थीटा 1 एंगल और फाइनल लिमिट हमारे पास थीटा 2 एंगल। तो इंटीग्रेशन होगा यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 और ये किसका रहेगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा के लिए।
और देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, जिसके साथ थीटा जुड़ा है, तो यानी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। यहाँ क्या आएगा, p तो बाद आ जाता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ यहाँ इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा जो हम लोगों के पास होगा वो माइनस कोस थीटा के बराबर रहेगा। तो यहाँ ये आ जाता है माइनस कोस थीटा। अब उसके बाद हम लोग लिमिट रखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 के लिए। अब हमारे पास माइनस के साइन को हम लोग बाहर लिखेंगे, फिर थीटा की जगह पे थीटा 2 रखेंगे, फिर माइनस थीटा की जगह पे थीटा 1, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा माइनस पी ई और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ये टोटल कोएफिशिएंट का रिजल्ट है, और जो कि डाइपोल के अंदर स्टोर है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यहाँ कौन सी फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाता है, और जिसको आप डेल्टा यू से डिनोट कर सकते हो। और दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों, क्योंकि दो पोजीशन पे आपने क्या की है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। फाइनल पोजीशन थीटा 2 पे, इनिशियल पोजीशन थीटा 1 पर आपने किसको निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। यानी कि दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर, हम लोगों के पास चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ये रिजल्ट आ जाता है। अब हम यहाँ इसकी कंडीशन ले लें, और वो कंडीशन क्या है, अगर इनिशियली डाइपोल कहाँ था, 90 डिग्री के एंगल पर था। अगर हमारे पास, मैंने कहा स्टार्टिंग में जो डाइपोल है यानी कि कितना एंगल बनाता है, थीटा 1 एंगल 90 डिग्री के बराबर है, और फाइनल एंगल जो है थीटा के बराबर हमारे पास, यानी कि ये वाला जो एंगल है थीटा 2 किसके बराबर है, थीटा के बराबर। दोबारा से सुनो, इनिशियल जो एंगल है आपका वो ये है थीटा 1 जो कि 90 डिग्री मान लिया मैंने, और जो फाइनल एंगल हमारे पास हम इसको यहाँ लिख लेते हैं थीटा 2 हम लोगों के पास थीटा के इक्वल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो किसके बराबर है, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो आप देखिए यहाँ थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री रखते हो तो cos 90 हम लोगों के पास 0 होता है, और थीटा 2 की वैल्यू अगर आप थीटा लिखोगे तो यहाँ माइनस cos थीटा बचेगा, यानी कि तो यह हो जाएगा माइनस पी ई cos थीटा, यानी कि इस रिजल्ट के अंदर। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ऐसी कंडीशन के अंदर इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा प्लस पी ई cos 90, और यहाँ ये रिजल्ट आ जाएगा पी ई माइनस पी ई cos थीटा। और एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पहले मैंने चेंज बोला था पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि अब 90 डिग्री पे हमें सर्टेन थी, 90 डिग्री हमारा रेफरेंस पॉइंट मान लिया हम लोगों ने, और इस 90 डिग्री पे रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 है। तो ऐसी कंडीशन में एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, तो दूसरे पॉइंट पे ही पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, तो इस कारण अब इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है डाइपोल का वो ये है माइनस पी और इनटू में ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और जो खाली अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं तो हम लोगों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस पी cos थीटा के बराबर है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये डाइपोल की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या था, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब यहाँ हम इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं, तो क्या क्या इसके स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो स्पेशल केस है वही थीटा अगर हमारे पास कितना है 0 डिग्री, और हमें पता है कि cos 0 डिग्री किसके बराबर, 1 के बराबर, अगर वहां रखेंगे तो हम लोगों के पास u किसके इक्वल होगा, माइनस पी ई के इक्वल होता है, और ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर है, वो स्टेबल कंडीशन के अंदर है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोगों के पास थीटा कितना है, 180 डिग्री, अगर मैं यहाँ लिखूँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री हम लोगों के पास जो होता है -1 के इक्वल, और वहां मैं -1 को रखूंगा
तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट आ जाता है P इंटू ई, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है तो ऐसे कंडीशन के अंदर वो होता है अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है। तो यहाँ डाइपोल कौन सी कंडीशन के अंदर है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ लिख दें थीटा कितना 90 डिग्री, और आप लोगों को पता है कि cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। तो ऐसी कंडीशन में डाइपोल के अंदर 0 पोटेंशियल एनर्जी। तो डाइपोल क्या करता है? मैक्सिमम टॉर्क के साथ यहाँ रोटेट करेगा। तो देखिए बच्चों, ये थे आपके कंसेप्ट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के नाम से। तो आज के हमारे यही कंसेप्ट थे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।